So welcome again in Physics Within You. In the last video of the quantum mechanics introduction part 1, we have seen there was some failure of classical mechanics while explaining some physical phenomena which was like the black body radiation, photoelectric effect, Compton effect, and similarly many effects, and all these can be justified on the basis of some concepts which was beyond the classical mechanics, like the wave particle duality. It was quantization of photons energy basically, and then the probabilistic nature of the electron and uncertainty principle. So these were the four things which was new to classical mechanics, rather I should say beyond the classical mechanics, and which became the pillar of the new mechanics called the quantum mechanics. And we have discussed all these things with one by one. So we have discussed about the quantization, and in which we have take some photoelectric effect and black body radiation in bit small bit of the considerations. Today we will talk about the Compton effect and wave particle duality for this pillar about the wave particle duality, which is the pillar of the quantum mechanics. So अगर आप इस सब के विषय में जानना चाहते हैं कैसे और क्या, तो चलते हैं वीडियो के अंदर, आइए. So welcome again to part 2 of introduction, part video for the quantum mechanics. Here I will talk about the second concept of quantum mechanics, that is the wave particle duality. And here I will talk a little bit about the Compton scattering, as I said earlier. So let's start. So we all now familiar with this scene, what you are seeing here, and we have already, as I mentioned, the quantization in the last part, and where we have seen there was a Planck's law. So in the last of this video, I will couple Planck's law and this particular part of wave particle duality to form the basis of the quantum mechanics. तो बने रहिए तब तक हमारे साथ, देखिए इन सब चीजों को कि हम कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में क्या कहते हैं. तो कॉम्पटन इफेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से इनफैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इट वाज द लाइट व्हिच वाज कमिंग ऑन द मेटल एंड एन इलेक्ट्रॉन वाज इजेक्टेड, राइट ना. यहाँ पे सिनेरियो कुछ डिफरेंट है, राइट. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एक्सरे आ रहा है. अच्छा ये बताइए, एक्सरे ईएम वेव है, लाइट लाइट इज ईएम वेव, तो हम बात ईएम वेव की बात कर रहे हैं. तो ये बताइए एक्सरे क्या है. तो एक्सरे एक ईएम वेव है. नहीं याद है तो आप वीडियो पार्ट 1 देख लेना, तो स्पेक्ट्रा मैंने पूरा दिया हुआ था. अब रोकना स्पेक्ट्रा वाले पार्ट को और देखना एक्सरे कहाँ आता है. विजुअल लाइट से जस्ट ऊपर वही है, ठीक है ना. तो आप एक्सरे देख रहे हो, एक्सरे इज ईएम वेव, अंडरस्टैंड. थोड़ा कंफ्यूजन होती है इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ. तो एक एक्सरे आया यहाँ से और यहाँ पे जाके यहाँ स्ट्राइक कर दिया. यहाँ कोई टारगेट पार्टिकल था हमारा, ठीक है, जिसका मास एम. हुआ क्या उसके बाद, अब ये थोड़ा अनयूजुअल है जो हुआ. यहाँ पे एक लॉन्गर वेवलेंथ, देखिए मैंने क्या है, ये लॉन्गर वेवलेंथ. अच्छा, लॉन्गर वेवलेंथ को कैसे समझेंगे आप बता पाएंगे मुझे लॉन्गर वेवलेंथ को कैसे समझेंगे आप. देखिए एनर्जी क्या होती है, एच न्यू. ये प्लैंक्स लॉ से हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, तो ये हमारे पास एनर्जी है. तो अगर एनर्जी ये है तो ये बताइए मुझे कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि आप क्या कर सकते हो इसको, लाइट की वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ की फॉर्म में लिख सकते हो, लिख दिया आपने. तो जब एनर्जी इधर से इधर, आप सोचिए कि जब एक चीज कार आएगी, वहां पे कोई सामान रखा है और उससे उसने टकरा गया, रोड पे कुछ था रखा हुआ, उस पर टकरा गया, तो स्पीड कम होगी ज्यादा होगी. स्पीड कम होगी, क्योंकि हम क्लासिकल बात कर लेते हैं, एनर्जी कम होनी चाहिए ना. अब एनर्जी का, इंटेंसिटी का फोटॉन्स की वेवलेंथ से रिश्ता है, ये थोड़ा नया है, राइट. तो उस पार्ट को अगर समझेंगे तो एनर्जी रिड्यूस होगी, ये तो जाहिर सी बात है. और उसका रिश्ता वेवलेंथ से है. कैसे कपल्ड है, ऐसे कपल्ड है, राइट. क्यों, तो अब एनर्जी अगर कम होगी तो क्या होगा, व्यू बढ़ेगा घटेगा. अगर मैं कहता हूं कि टकराने के बाद एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई,
तो म्यू क्या होगा, ये भी कम होगा। और अगर ये कम होगा तो ये बताइए लैम्बडा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बात समझ में आ गई आपको कि वेवलेंथ बढ़ेगा। आज आपको समझ में आ रहा है, पर उस टाइम इतना आसान नहीं था। तो उनको जो यहाँ कुछ मिल रहा था ना, ये देखिए, ये लैम्बडा इंक्रीज्ड मिल रहा है। यानी कि जो स्कैटर्ड फोटोन है, फोटोन मीन्स यहाँ एक्सरे की बात हो रही है। सो बैटर फोटोन से आप कंफ्यूज ना होए, तो आई शुड से एक्सरे। रियल में वहां पे एक्सरे यूज हुआ था, बाकी बात किसी भी लाइट के लिए, ईएम वेव के लिए सही है। तो ये एक्सरे की बात हो रही है। तो जो एक्सरे है ना आपका, इंसिडेंट एक्सरे, उसकी अगर कुछ भी एनर्जी थी तो बादल की एनर्जी कम ही होनी चाहिए थी। और ये किस प्रिंसिपल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो एक बात तो फिक्स होगी, लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट ना। अब जो दूसरा ही बात है इंपॉर्टेंट, ये है कि यहां से स्कैटर्ड जब हुआ, तो ये ऐसे स्कैटर्ड नहीं हुआ, यहां से इसने एक पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन को भी स्कैटर्ड कर दिया, यहाँ पे स्कैटरिंग हो गई आप, राइट। तो ये एक एंगल आया हमारे पास फाई का, इसको हम स्कैटर्ड फोटोन का, यहाँ एक्सरे होता है, एक्सरे कह दो, कि स्कैटरिंग एंगल है। अब जबरदस्त बात ये थी, उस समय के हिसाब से समझा जाए तो ये फाई पे डिपेंडेंट था। ये शिफ्ट जो था, पहली बात तो वेवलेंथ का शिफ्ट ही थोड़ा अलग है। चलो शिफ्ट हो भी रहा है तो एंगल पे क्यों डिपेंड कर रहा है, ये थोड़ी अजीब बात लग रही थी। क्यों, हम तो वेव की बात कर रहे हैं, पार्टिकल की बात तो नहीं कर रहे कि जहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा। कोलिजन का एक चैप्टर आता है मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो वहां पे जरा इस फिनोमेना को अगर याद आप कंपैरिजन करेंगे तो एनालॉजिकली पाएंगे ऐसा ही कुछ है। वहां पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से तो हमने बता दिया वेवलेंथ का चेंज होगा, वेवलेंथ बढ़ जाएगा। बट ये एंगल क्यों आ रहा है, एंगल इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कंजर्व हो रहा है, यानी कि मोमेंटम भी यहाँ पे कंजर्व हो गया है। दैट वाज वेरी यूनिक इन दैट सेंस, राइट। तो यानी कि कुछ समझ रहे हो आप, ये सब तो पार्टिकल की प्रॉपर्टी थी। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फोटोन की। हम बात कर रहे हैं फोटोन की, और प्रॉपर्टी सारी शो कर रहा है पार्टिकल की। इसका मतलब लाइट का कुछ कुछ पार्टिकल जैसा रिलेशन हो रहा है यहाँ पे। तो इसी वजह से ये जो डेल्टा लैम्बडा होता है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में भी, अदरवाइज भी। ठीक है। तो जो डेल्टा लैम्बडा होता है ना, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट। क्या कहते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट। और ये जो होता है, ये क्या होता है, कॉम्पटन वेवलेंथ। लैम्बडा से क्या होता है, कॉम्पटन वेवलेंथ। और एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू ये याद कर लेंगे, 24, 26। और एसआई जो साइंटिफिक फॉर्मेशन है, उसमें कैसे लिखते हैं, एक डेसिमल के बाद लिखते हैं, है ना। तो क्या बन गया, 2.426। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 24, 26 याद रहता है किसी को, मेमोराइज हो जाएगा। 24, 26 और साइंटिफिक फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी 2.426, तो याद हो गया। और आगे यूनिट का ध्यान रखना जरूरी, ये मत भूल जाना, ये पिकोमीटर में। ठीक है ना। अब पिकोमीटर कितना होता है, ये माप पे छोड़ते हैं, मैं नहीं बता रहा पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻12 होता है या कुछ और होता है, आप सोच के बताना। और ये सब कांस्टेंट है, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास, ठीक है, आपको पता है कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस कांस्टेंट है। तो आप वैल्यू को निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाती है, तो वैल्यू आपको याद हो जाएगी। तो ये मैंने आपको सॉरी सारी बातें बताई हैं जो, तो आप इस सबको देख लेना एक बारी, समझ लेना, ठीक है। और समझने के बाद अप्लाई भी कर देना। तो बात हम वापस करते हैं, आते हैं वापस। तो हम क्या कहना चाह रहे थे, हम आपको क्या कहना चाह रहे थे, हम कह रहे थे कि, वापस आते हैं पिक्चर पे, हम कह रहे थे क्या, कि हमारे पास दो चीजें हो गई, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोनों अप्लाइड है। ऑल दो ये लाइट है, मतलब लाइट सॉरी, ईएम वेव है, एक्सरे ईएम वेव है, फिर भी बिहेव कर रहा है एक पार्टिकल की तरह। समझ गए मेरी बात। सो दैट वाज सरप्राइजिंग, एंड दिस वाज द कॉम्पटन इफेक्ट, एंड दैट मेक द कॉम्पटन इफेक्ट वेरी स्पेशल। अब तक समझ नहीं आ रहा होगा ना कॉम्पटन इफेक्ट की खास बात क्या है। खास बात है कि पार्टिकल अगर ऐसे टकरा रहे होते तो हमें पहले से पता था, रोड पे जाएंगे एक्सीडेंट होगा, एक गाड़ी इधर जाएगी, एक गाड़ी इधर जाएगी।
पर ये तो वेव है, ठीक है। तो इसका मतलब कॉम्पटन स्कैटरिंग जो था उसने समझाया, क्या समझाया, कि जब भी कॉम्पटन स्कैटरिंग इन्वॉल्व्स द कोलिजन ऑफ एक्सरे विद द इलेक्ट्रॉन, तो बताया था पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, स्ट्राइक कर रहा है, इसका कोलिजन हो रहा है, राइट। रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे, चेंज इन वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, चेंज इन वेवलेंथ ऑफ एक्सरे एंड द रिकॉइल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द रिकॉइल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन से आप यहाँ स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो फिनोमेना आपको समझ में आ चुका है कॉम्पटन स्कैटरिंग, वैल्यू आपको याद हो गई है, फाई इंपॉर्टेंट है ये याद हो गया, और ये रहस्यमयी क्यों है ये भी याद होगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों ही के दोनों प्रूफ हो रहे हैं यहाँ पे, सही, राइट। तो ये खास बात थी। तो ऑब्जर्वेशंस की बात कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन तो हमने कर ही ली है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, पहली तो मैंने बताया वेवलेंथ शिफ्ट की है। क्या है शिफ्ट की, क्या है शिफ्ट की, कि लॉन्गर होगा, तो एनर्जी से मैंने कपल करके आपको बता दिया, ठीक है। दूसरी बात, जो डिपेंड करता है एंगल पे, फाइव पे डिपेंड करता है, बट इंटेंसिटी पे नहीं करता। अगेन इट्स अ फीचर ऑफ नॉन क्लासिकल मटेरियल, राइट। क्लासिकल बिहेवियर नहीं है ये, क्लासिकल में इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, यहाँ वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आपको रिपीट वे में, एक सिस्टमेटिक वे में इसलिए बता रहा हूँ कि याद करना आसान हो जाएगा, और लिखना कैसे है और उस टाइम कैसे लिखना है, वो समझ में आ जाए आपको। एंड देन देयर इज नाउ द पार्टिकल लाइक बिहेवियर, इसके बारे में पूरी हमने डिटेल बात कर दी, कि साफ साफ एविडेंस है कि एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व हो रहे हैं। इसका मतलब जो एक्सरे फोटोन है वो ईएम वेव है, और बिहेव कर रहा है वेव की तरह, नहीं पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सारी बातें थी ना, यहाँ पे क्लासिकल आपका फेल हो रहा था। क्यों फेल हो रहा था, आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग। क्लासिकल के हिसाब से, क्लासिकल फ्रेमवर्क में क्या होता है हमारे पास, कि जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी तो होता है, कार टकराएगी, रिडिस्ट्रीब्यूशन तो होगा वहां पे, पर चेंज इन द वेवलेंथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स इस चीज का कंसेप्ट ही नहीं है पे। तो अब जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो अज्यूम आप क्या करते हो वहां पे, फिर वो बात करते हैं कि वहां पे फिर एम्पलीट्यूड की बात, जो वेव है तो एम्पलीट्यूड है उसकी, वेवलेंथ पे डिपेंडेंस कैसे हो जाएगी। तो दोनों बातें हमारी क्लियर हो चुकी, ठीक है। जो थर्ड बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो फेज शिफ्ट का फाइबर डिपेंडेंस था ना, वो भी क्लासिकल के हिसाब से थोड़ा अटपटा। तो ये सारी बातें हैं जहां पे आपका क्लासिकल फेल हो जा रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉम्पटन इफेक्ट in a very detailed perspective of the classical mechanics and quantum mechanics. Where classical mechanics say it's not possible, in my framework, quantum mechanics make it applicable, yes, it can. पार्टिकल की तरह लाइट का बिहेवियर होना शुरू हो गया है, राइट। अब ये सारी जो बातें हैं ना आप जो समझ रहे हैं, ये 1923 की है, थोड़ा सा डेट कोरिलेट करते चलना, ठीक है। अब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेल स्टैब्लिश हो चुका है। अब तक नोबेल प्राइज भी तकरीबन 15 साल बाद आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिल भी चुका है। कॉप्टन इफेक्ट उसके बाद की चीज है। पर इसके बाद एक और फिनोमेना, ये उन दिनों की कहानी है, कॉप्टन इफेक्ट, जिन दिनों उससे लड़का था यहाँ। अब इवेंचुअली क्या है कि ये, हालांकि इस पूरे पार्ट में आपको आइंस्टीन कहीं नजर नहीं आ रहा ना, है ना, आइंस्टीन अब नजर आएगा। पर यहाँ थोड़ा सा प्रॉक्सी रोल में, प्रॉक्सी रोल में कैसे, स्टोरी सुनने आप लोगों को बड़ा मजा आता है ना, तो स्टोरी सुना देता हूँ कि क्या कहानी थी। इसी टाइम की कुछ कहानी थी, कॉम्पटन इफेक्ट अलग था, लगभग स्टैब्लिश हो चुका था। ये 1922 की बात बता रहा हूँ आप। देयर वाज अ गाय एंड हु वाज वेरी फेमस स्टूडेंट, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा उनके मेंटर का नाम क्या था। और वो जहाँ पे भी थे तो वहां पे, थोड़ा सा कहानी छोटी कर रहा हूँ, ज्यादा लंबी करूंगा तो फिर सब्जेक्ट से डाइवर्ट हो जाता है। तो वहां पे एक लड़का था, 21-22 साल का, पीएचडी करने नया नया, उसको किताब पढ़ने के लिए दे दी गई थी, गाइड ऐसे पकड़ा देता है, मतलब पढ़ लो यार तुम। अच्छा, आप पीएचडी करते हैं ना तो ऐसे ही होता है, जब आप एमएससी वैसे कर लेते हो, फिर जाते हो गाइड के पास कि हमें काम बता दो। काम हॉट टॉपिक था, ये चल रहा था कॉकटेल इफेक्ट के आसपास, काम तो सबको पता ही हो रहा था, हो रहा है। तो गार्ड ने कहा लड़के को, किस 22 साल के लड़के को, जा यार तू पढ़ ले थोड़ा सा, पढ़ के मुझे बता क्या करना है, उस टॉपिक पे मुझे थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। लड़का गया,
चला गया अपना लाइब्रेरी में, 6 महीने लगाए, 6 महीने बाद आया, 6 महीने आगे कहता है मैंने कुछ कर लिया है। क्या कर लिया है? सर ऐसा है कि जो लाइट है ना, पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है। कुछ कुछ यही बातें हैं ना। कहते तो पागल हो गए, उस समय के हिसाब से यही था, तो पागल हो गए। ऐसे ऐसे बातें नहीं कर, नहीं नहीं सर मैं थ्योरी प्रूफ करके लाया हूं मैं। ऐसे है, मैं कागज पे लिख के आया हूँ रिलेशन। ठीक है, दिखा, फिर दिखाया। अच्छा मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप रात भर देख लेना, कल बात करेंगे। अब अगले दिन कल क्या बात करनी थी, उसने 1 महीना तक तो कोई बात ही नहीं करी। क्या बकवास लिख के ले आया ये। इसको निकालूंगा, उसको रेस्टिकेट करवाऊंगा मैं यहाँ से। फालतू के लॉज लेके आ रहे। जस्ट सोचता है 6 महीने में पीएचडी हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होती है पीएचडी। अब उन्हीं दिनों की बात है, आइंस्टीन साहब ने उस यूनिवर्सिटी में आना था जिस यूनिवर्सिटी में ये दोनों थे। तो 1 महीने बाद जो उनके गाइड साहब है, उनको लगा कि यार ये लड़का तो थोड़ा सनकी है, कल आ ना जाए, क्या करूं। 1 महीने से पूछ नहीं रहा था, पेपर दे के गया होगा कि इसका क्या करना है। कहता बुलाता हूँ, आ तो जाएगा भागा भागा। बुलाया, आया भागा भागा। उसको लगा मेरा पेपर जो था ना पार्ट तो देख लिया, ठीक है, अब उसको एक्सेप्ट कर लेगा, सोचेगा, मान लेगा। गया। ऐसा है, कल आ रहा है आइंस्टीन, तू मुझे दिखेगा नहीं इस सिटी में। यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात है। क्यों? अब आइंस्टीन आ रहा था, बहुत अच्छा मौका था उसके पास अपनी बात कहने का। अब वो क्या करे, सुपरवाइजर ने ऐसा कह दिया, परेशान। तो क्या करे उस बारे में। पर व्हाट ही डिड, वो किसी तरह से लड़के भिड़के अगले दिन पहुंच ही गया। और उस पर्चे पे उसने लिखा हुआ, पर्चे पे लिखा हुआ आइंस्टीन को डाल दिया। सर मेरा गाइड कहता है ये हो ही नहीं सकता, मेरे को लगता है हो सकता है। तो आइंस्टीन ने जस्ट देखा एंड एक लुक और स्माइल। तो उसके गाइड से पूछा क्या माजरा है ये? तो कह रहे थे कि भाई साहब ये ऐसे ऐसे कह रहे। तो देखो लड़का थोड़ा सा, कह तो लड़का कुछ गलत तो नहीं कह रहा, इट मे बी पॉसिबल। जस्ट उसने इतना कहा था। एक बार आइंस्टाइन के ऐसा कहने की देर थी, और इट मे बी पॉसिबल हो गया। पर वो लड़का कौन था आपको पता है? वो लड़का था, वो लड़का था ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया। आपने देखा कि कैसे उसने अपने मेंटर से बातें करके, 6 6 महीने बात करके तो एक कंक्लूजन पे जा रहा था। अब कहानी ध्यान रखिएगा हाइपोथेसिस की, ये आया था हाइपोथेसिस 1924 में। कॉम्पटन का याद रखेंगे कब था, 1923 में, यानी पैरेलल स्टोरी है। बट हाइपोथेसिस व्हाट ही हैज गिवन थियोरेटिकल, क्योंकि उसने रेसिप्रोकेट करा था। कि कॉम्पटन ने क्या कहा था, कॉम्पटन ने कहा लाइट का वेव करैक्टर होता है, सबको पता है, पर उसका एक पार्टिकल करैक्टर भी हो सकता है। यानी कि वेव का पार्टिकल करैक्टर भी हो सकता है। डी ब्रोगली ने कहा अगर ऐसा हो सकता है तो मैं इसको सिमेट्री वाइज, नेचर में सिमेट्री हमेशा रहती है, तो उल्टा भी होना चाहिए। तो अगर लाइट का पार्टिकल करैक्टर हो सकता है तो पार्टिकल का भी वेव करैक्टर होना चाहिए। यही उसके हाइपोथेसिस की जान थी, जिसकी वजह से उसका मेंटर उसकी बात को मान नहीं रहा था, जिसके लिए आइंस्टीन ने कहा हो सकता है। तो डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दी, जो आइंस्टीन के मॉरल सपोर्ट से ही हैज प्रोड्यूस फॉर्मूला आपको पता है, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी। और अगर आप पी को समझे तो पी होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। मास इनटू वेलोसिटी, तो अगर आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, एनर्जी हो जाएगी। तो आप इस कंसेप्ट को समझे ठीक से कि पी हमारा क्या होता है, पी होता है एम वी, ऑल्दो ये वेक्टर क्वांटिटी है। जो कॉम्प्यूटर इफेक्ट में इस वेक्टर क्वांटिटी ने ही असर डाला था, एम वी है। तो अगर आप इसे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता है काइनेटिक एनर्जी, और तो कुछ होता नहीं ना। आप क्या करोगे, आप इसमें काम करो, आप इसमें इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ कर दिया मल्टीप्लाई, स्क्वायर हो गया ये। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये वाला पार्ट पी। ठीक है, तो टू को इधर भेज दो, एम को उधर रहने दो, ई को भी उधर रहने दो, इधर बच गया सिर्फ आपका ये वाला पार्ट जो कि है पी स्क्वायर। इसलिए अगर स्क्वायर हटाना चाह रहे हो, सॉरी पी है ये, तो स्क्वायर हटाना चाह रहे हो तो आप क्या लगा दोगे, रूट, ये रहा गया टर्म। गॉट इट। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी की बात अलग होती है, कहानी आपको सुनने में अच्छी लगती है, पर डे ब्रॉग जो वेवलेंथ है इस पे न्यूमेरिकल भी सबसे ज्यादा आते हैं।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिर्फ लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी नहीं होता, आपको हमेशा ये याद रहता है। पर आपको याद क्या रखना है, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2m ई। और अगर और बेटर करना है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, रूट इधर से हटा दे। और ये देखिए, ये सारी क्वांटिटी अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो ये जितनी क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी जो है, ये सारे कांस्टेंट है। 2 कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो ये भी कांस्टेंट है। अगर मैं इसको एक टिपिकल यूनिट में बात कर लूं, जब मैं लैम्बडा को बात करूं नैनोमीटर में और एनर्जी की बात करूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये ध्यान रखना, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस रिलेशन को लिख सकता हूँ इस तरीके से। थोड़ा सा और बेटर कर लेता हूँ इस तरीके से। तो वैल्यू याद रखनी है आपको, 1.227 अपॉन रूट ई नैनोमीटर में आ जाएगा वैल्यू। न्यूमेरिकली ये बहुत बड़ा टूल है, ठीक है। ई किसी भी फॉर्म में हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करवाओगे तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, है ना। मूव कर रहे होगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी के तो 10 फार्मूले हैं हमारे पास। जितने भी फार्मूले हैं, जो भी इक्वेशन है, आप उससे ई निकाल के यहाँ डाल दो और वैल्यू याद रखो कितनी, 1.227 नैनोमीटर, राइट। तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा, डी ब्रोगली फार्मूले से आ जाए। अच्छा, मैं इसका यूज भी करूंगा थोड़ी देर में। अब मैं क्या यूज करूंगा, रादर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आई, तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था। और इस थ्योरेटिकल पार्ट ने प्रूव करा कुछ, करना तो प्रूव कोई बात नहीं। क्या प्रूव करा उसने, कि पार्टिकल जो है उसका वेव करैक्टर होगा, और उसकी जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ, एच अपॉन पी। एनर्जी के टर्म में करना है तो आप वो भी कर सकते हो। और अगर आपको फार्मूले वाइज नैनोमीटर में बताना है तो आप बता दोगे 1.227 अपॉन रूट ई नैनोमीटर में, तो हो जाएगा। इसको यूज करके 1927, देखिए कितना 3 साल लगे इस बात को। एक आदमी, ब्रदर कहूंगा, पेयर था, द डाविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इसलिए कहा जाता है ऐसे। तो डाविसन जर्मर ने यहाँ पे यूज करा, एक्सरे का यूज करा उसने। जैसे कंपनी में एक्सरे यूज था, यहाँ पे भी उन्होंने एक्सरे यूज करा। और इस बार उन्होंने एक निकल का क्रिस्टल ले लिया, स्कैटरिंग करवाई, ठीक है। पर यहाँ रिवर्स स्कैटरिंग चलेगी, देखना होगा क्या। तो इन्होंने क्या करा कि यहाँ पे देखिए, मैं सिस्टम समझा रहा हूँ यहाँ पे। ये ना सिस्टम पूरा है, मैंने आधा बताया सिर्फ आपको, कि यहाँ पे गन है, ये इलेक्ट्रॉन गन है बेसिकली। और अंदर इसके बैटरी वैटरी है, और क्या कहते हैं, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन गन है। और ये प्लस वोल्टेज है 54 अबाउट, आप जितना मर्जी लगा ले यहाँ पे। और जब उसने 54 वोल्ट के वोल्टेज से एक्सलेट करवाया इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन होता होता यहाँ पे आया। ये जो है ना, ये है निकल का क्रिस्टल। क्या है ये निकल का क्रिस्टल है। तो होता क्या है, यहां से आने के बाद लाइट, जो पार्टिकल है आपका एक्सरे, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है यहाँ पे, ये यहाँ से इस तरफ चला गया, और ये क्या हो गया, डाइफ्रैक्ट हो गया। पैटर्न जो है वो डाइफ्रैक्शन पैटर्न आया। अब मैंने आपको बताया था वेव प्रॉपर्टी का मतलब क्या, इंटरफेरेंस हो, डाइफ्रैक्शन हो, ठीक है ना। तो एक डाइफ्रैक्शन पैटर्न आ गया। अब डाइफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी तो नहीं थी। इलेक्ट्रॉन की तो प्रॉपर्टी नहीं थी डायफ्रैक्शन ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है। और डायफ्रैक्शन किसका होता है, वेव का होता है। पर यहाँ तो कुछ और मिला। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन इसने भेजा था यहाँ से, जैसे उसे कॉम्प्टन ने क्या भेजा था, एक्सरे, इसने भेजा इलेक्ट्रॉन। एक्सरे क्या था, फोटोन। एक्सरे क्या था, वेव। इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल। तो जस्ट उसने जैसे कॉम्प्टन में करा था, जस्ट वही उठाया, रिवर्स कर दिया बस। रिवर्स क्या करा उसने, उसने रखा यहाँ पे एक क्रिस्टल, और वहां पे एटम थे, इस पे इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दिया। वो एक्सरे डाल रहा था, इसने इलेक्ट्रॉन डाला, और यहाँ से इधर भेज दिया, ठीक है। अब इसको मिल गया डायफ्रैक्शन। वहां लाइट भेजी थी तो डायफ्रैक्शन नहीं मिला, वहां पार्टिकल बिहेवियर मिल गया। यहाँ इसने पार्टिकल भेजा तो उसको वेव प्रॉपर्टी मिल रही है। तो हो गया ना। तो एक्सपेरिमेंटली अब उसने चेक करा, इसको करते कैसे हैं, करें फिर। तो उसने जो निकल का या क्रिस्टल यूज करा था, उसकी एक डी स्पेसिंग, अब सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में है कि डी स्पेसिंग क्या होता है, मिलर इंडिसेस क्या होता है। उसकी वीडियो थोड़े दिनों में अभी रिलीज करने वाला हूँ। सॉलिड स्टेट मैंने स्टार्ट कर दी है वहां पे, तो आप देख लेना, वो डी स्पेसिंग कुछ होता है।
तो जो डी स्पेसिंग है उसकी वैल्यू गिवन थी, उसको 2.15 एंगस्ट्रॉम का उसने लिया हुआ, तो क्लियर था उसके पास। अब उसने एक फार्मूला होता है वहां पे, ये ब्रैक्स लॉ है, 2d sin थीटा इक्वल टू एल एम, एन यूजुअली 1 होता है, डी आपके पास गिवन है, थीटा यहाँ पे गिवन है, 50 पे उसे मिला था, तो 50 डिग्री डाल लो, ठीक है। तो डी गिवन है, थीटा गिवन है, एन गिवन है, तो लैम्डा निकाल लोगे आप, निकाल लो। तो लैम्डा कितना आया, 1.65 एंगस्ट्रॉम। और ये किस लॉ से आया, ये डायफ्रैक्शन के लॉ से आया। किस लॉ से आया, डायफ्रैक्शन के लॉ से आया, यानी कि ये वेव प्रॉपर्टी से आया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा दूसरी बात कर लेते, ये डी ब्रोगली से आया, ये डी ब्रोगली का है ना, तो उसने देखा कि हमें एक्सपेरिमेंटली ये मिलता है। अब देखते हैं डी ब्रोगली सही कह रहा है कि नहीं कह रहा, समझ रहा है क्या कर रहा था ये जो आइंस्टीन ने कह दिया ना, हो सकता है, ठीक है। तो ये भी चेक, पूरी दुनिया में एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, इन्होंने भी चेक करना शुरू करा, इन्होंने अपना प्लान बनाया कैसे करेंगे चेक। तो जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी उन्होंने उसको यूज करा, और यूज करके जब उन्होंने वोल्टेज यहाँ पे 54 वोल्ट की डाली, अच्छा वोल्टेज डालोगे 54 की, कैलकुलेट कैसे करोगे, 54 वोल्टेज ई, और ये सारा जो है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, आप मैंने बताया ना ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो ई 1 है हमारा, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 1 हो जाएगा, वोल्टेज आपको गिवन है, तो आप यहाँ 54 डाल दोगे। अब अच्छा रूट 54 कितना होगा, 7.35 होता है, तो आप इसको वैल्यू को यहाँ इंसर्ट करना और यहाँ फाइंड आउट करना, आपको ये वैल्यू मिलेगी, राइट। क्वेश्चन क्या है, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ना, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कोई डिफरेंस है, 0.02 का डिफरेंस दिख रहा है खाली आपको। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि ना तो देखो ये स्पेसिंग बहुत एग्जैक्ट होगी, थोड़ा बहुत डेसिमल में रहता है गड़बड़, ये वाली वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटेड ही वैल्यू है, थोड़ा सा और भी आगे रह सकता है, और एक्सपेरिमेंटल एरर इतना तो चलेगा ना, एक्सपेरिमेंटल एरर हम मान के चलते हैं कि 5% तक होता है, ये याद रखना। अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो आप एक्सपेरिमेंटली मान के चलेंगे कि 5% का एरर होता है, तो ये तो विद इन द लिमिट था, और उन्होंने प्रिसाइजली कई बार एक्सपेरिमेंट कराई और उनको हर बार ऐसा ही कुछ मिला, तो इसका मतलब डी ब्रोगली सही कह रहा था। तो कॉम्पटन एक्सपेरिमेंटल था, डी ब्रोगली थियोरेटिकल था, उसकी थ्योरी को डेविसन और जर्मन ने प्रूव कर दिया, यानी कि पार्टिकल का वेव नेचर होता है, जो जो डी ब्रोगली के गाइड को हवाबाजी लग रही थी, वो हवाबाजी नहीं थी, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया कि डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि डी ब्रोगली सही था, सही है, राइट। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, गॉट इट। तो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट भी हो गया, तो हम समझ गए कि पार्टिकल का वेव करैक्टर भी होता है। तो ये बहुत स्पेशल फीचर था हमारे पास। अब इन्हीं सब बातों से हमने दो चीजें बना ली, क्या समझा हमने, कि वेव का पार्टिकल नेचर है, और पार्टिकल का रेसिप्रोकेट वेव में वेव नेचर भी है, और इनको प्रूव करा किसने, कॉम्पटन ने प्रूव करा वेव के पार्टिकल नेचर को, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट ने अलग अलग वे में प्रूव कर दिया कि पार्टिकल का वेव करैक्टर हो सकता है। आप और मैं पार्टिकल है, हमारा भी वेव होगा जब हम चलेंगे, पर उतना कम होगा कि हमारा मास पहुंच जाता है, ठीक है ना, तो आप पता नहीं कर सकते, होता हमारे साथ भी। तो ये थी वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, क्या है ये, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। तो कॉम्पटन इफेक्ट ने कंफर्म करा कि लाइट यानी कि वेव का पार्टिकल नेचर है, वहीं पे डी ब्रोगली और डेविसन ने कंफर्म करा कि पार्टिकल का भी वेव करैक्टर हो सकता है। तो इस तरह से हमारे वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत बड़ा पिलर है, ठीक है, मैटर वेव की बात सारी यहीं से होती है, स्टैब्लिश हो गई। तो हम समअप करते हैं, हम समअप हम कर रहे हैं कि एक हमारे पास था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक हमारे पास था क्वांटम स्कैटरिंग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्लासिकली लगता था कि जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, और अगर खाना बना रहे हो तो थोड़ी देर में बर्तन गर्म होना चाहिए था, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थोड़ा सा लैगिंग आना चाहिए था, पर ऐसा कुछ मिला नहीं। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से बिल्कुल अलग थे, एक्सपेरिमेंटली समझ में आया कि एनर्जी तो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है और इंस्टेंटेनियस हो रहा है। ऐसे ही कंप्यूटर स्कैटरिंग में लगा था कि वेवलेंथ चेंज नहीं होना चाहिए था, एनर्जी वैसे एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, पर यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं मिला। यहाँ मिला वेवलेंथ का रोल आ गया हमारे पास, ठीक है, मोमेंटम का रोल आ गया हमारे पास,
फोटोन की लाइट का मोमेंटम है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों अप्लाइड हो रहे हैं, ये भी थोड़ा अजीब था। तो ये क्लासिकल के फेलियर थे, और इन क्लासिकल के फेलियर्स ने दो बड़े पिलर हमारे पास खड़े कर दिए। एक था क्वांटाइजेशन का, राइट, जो हमारा कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। फॉर्मूला आता है E इक्वल टू एच न्यू। मैं थोड़ा सा आपको एडवांस करना चाह रहा हूँ। नॉर्मली हम क्वांटम मैकेनिक्स में H जो क्रॉस होता है ऊपर, या कट कहते हैं कई लोग, एच बार कहते हैं कई लोग, तीन तरह से नाम है, हम उसका यूज करते हैं, राइट। तो उसको हम लिखते हैं, ये देखिए, ये है एच कट कहेंगे, कुछ एच बार कहते हैं, कुछ एच क्रॉस कहते हैं, तो हम एच बार कह लेते हैं। एच बार इक्वल टू होता है एच अपॉन टू पाई, इसको रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट भी कहते हैं, एच अपॉन टू पाई। और ऐसे ही आपके पास ओमेगा होता है, और ओमेगा टू पाई न्यू हो जाता है। तो E इक्वल टू एच न्यू को आप E इक्वल टू एच बार ओमेगा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादा प्रेफरेबल रहता है मेरे लिए एटलीस्ट। ऐसे ही जब दूसरा पिलर था हमारा क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्चुअल पार्ट में, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है, मैटर वेव की बात करनी है, तो आपको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ पे मोमेंटम आ जाएगा। आप ध्यान देना कि मैं क्या कर कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ P इक्वल टू आ जाएगा एच बार के। के यहाँ पे वेव नंबर के टर्म में है, टू पाई अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा वेवलेंथ होता है, तो के इक्वल टू पाई लैम्बडा वेव नंबर हो जाएगा। P इक्वल टू एच बार के, ये याद रखना टर्म आपने। ठीक है, डेविसन ने जर्मन ने इस एक्सपेरिमेंट को कंफर्म करा था। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारे पास आ गई। तो हमारे पास दो दिखी, हमारे जो फिजिकल क्वांटिटी है एनर्जी और मोमेंटम। तो हमने क्या करा, एनर्जी और मोमेंटम को अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। And that was the quantum mechanics. Classically, energy or momentum is not related with the frequency or the wavelength. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी आ गई, और इसमें क्या है, वेवलेंथ है, तो इसमें वेवलेंथ आ गया। तो ये है कपलिंग दोनों की। तो जो हमारे दो सबसे मेन पिलर है, सबसे मजबूत खंबे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, वो क्या है, कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन और वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। तो हमने अभी बात करी है इन दोनों की। आई होप यू गेट माई पॉइंट, आपको सारी बातें समझ में आ गई। तो हमारे पास दो पार्ट रह गए, दो पिलर रह गए, तो हम उनके बारे में बात करेंगे अगली वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू। आपने ये सारी बातें देख ली हैं, सब बातें आप जानते हैं। ठीक है, तो अगली बार हम मिलते हैं। अभी हमने वेव इसका डिस्कशन कर लिया है, वेव पार्टिकल डुअलिटी का। वेव इक्वेशन क्या होता है हमने पढ़ लिया है। वेव और क्या कहते हैं उसे, फ्रीक्वेंसी के टर्म में प्लैंक कांस्टेंट का हम यूज पहले ही कर चुके हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ, मैं मीन टू से, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन किसकी, कि लाइट एक क्वांटा के फॉर्म में आता है, हम उसके बारे में जान चुके हैं। लाइट की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज वे में होती है, हम ये कर चुके हैं। ठीक है, तो हम फेलियर ऑफ क्लासिकल को नए ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब के साथ फिर चलते हैं। थैंक्स फॉर द लर्निंग विथ वाइजस। मिलते हैं फिर से अगले दो पार्ट्स के लिए। थैंक्स।